देखो वैसे मैं कभी भी किसी को सेकेंड हैंड लैपटॉप सजेस्ट नहीं करता। इसके दो मुख्य कारण हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि इसका ओनरशिप कितने सालों से ऐसे यूज़ कर रहा है, रफ एंड टफ कैसा यूज़ किया है, तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। बट आज की वीडियो में जानते हैं लेवल 2 ऑफ चेकिंग रीफर्निश्ड लैपटॉप की बात करें या सेकेंड हैंड लैपटॉप की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज का, कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो स्टोरेज में आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, CM एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे एंड ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है। जैसे हम इसे टाइप करते हैं तो आपको एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो विंडो 11 के काफ़ी सारे वर्जन में ये एरर आपको देखने के लिए मिलता है। तो नोट डाउट, अगर पहले वाले में नहीं आ रहा है तो हम दूसरा प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। जैसे हम दूसरा उस कमांड एंटर करते हैं उसके बाद आपको एग्जैक्टली शो कर रहा है यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड एंटर्ड है, यानी कि 2 स्टोरेज है। ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा SSD टाइप है या HDD टाइप है, क्योंकि देखिए एक लैपटॉप में SSD टाइप होना चाहिए, ऊपर से उसमें मेगाहर्ट्ज़ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और अगर HDD है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है कि एक SSD रखता है और एक HDD रखता है। तो इसमें आप देख सकते हो 2 है बट टाइप पता नहीं चल रहा। बट हमको ये पता लगाना है तो आपको क्या करना है, सर्च में जाएंगे एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव जैसी एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है कि SSD है या HDD है। तो यहाँ पे एक HDD है और एक SSD है। अब SSD देख सकते हो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑपरेटिंग है। अब देखिए एक्चुअली देखा जाता है SSD में ज़्यादातर लोग ऑपरेटिंग ही रखते हैं और HDD में अपने फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, वो चलाते हैं। बट अगर आपका SSD काफ़ी बड़ा होना चाहिए अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप की ओर जा रहे हो, क्योंकि आप सारे गेम को SSD में रन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्लेबैक देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला चीज़ तो ये चेक करना है। लेवल 2 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेक करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंडोज़ आपका ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं। अगर विंडोज़ ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो बार बार आपको एक्टिवेटेड का एक वाटरमार्क देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम कमांड एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हम सारा CMD में ही करेंगे। एंड ये लेवल 2 ऑफ चेकिंग है, मतलब इसके ऊपर भी बहुत कुछ चेक करना होता है। जैसे लैपटॉप के हिंजेस आप चेक कर सकते हो, यानी कि लैपटॉप ओपन होता है ना तो साइड से उसका टेयर ना हो। नाउ आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करते हैं, आपको यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कार है तो इट्स मीन विंडो एक्टिवेटेड है नहीं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि OEM चैनल से अपडेट है कि नहीं, ये किसी विंडो एक्टिवेशन टूल का क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा एंड इस पॉपअप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये OEM चैनल के साथ अपडेटेड है। तो आपका भी ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मीन्स आपको फ्यूचर में अगर आपने ले लिया ये लैपटॉप तो आपको एक्टिवेट विंडो का वो इश्यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर लाइसेंस एंटर करोगे तो उसके वजह से आपका विंडो करप्ट हो सकता है, आपके फाइल तक जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी दुकानदार से ले रहे हो तो आपका पास OEM चैनल अपडेटेड हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो है RAM एंड CPU। अब ये 2 चीज़ चेक करेंगे, बट उससे पहले क्या करना है, आप चाहे तो स्क्रीन भी चेक कर सकते हो, यानी कि रेड कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर का आप एक फुल सॉलिड कलर लेके जूम करके देखिए कि कहीं पे भी थोड़े से भी ब्लिंकिंग हो रहा है कि नहीं, स्क्रीन फ्लिकर हो रहा है कि नहीं, ये सारे चेक नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पर RAM। और RAM में आपको ये CMD ओपन करना है एंड सेम आपको ये एंटर करना है। एंटर मारते ही आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक मेगाहर्ट्ज़ करके भी मिल रहा है। तो इन केस आपको मेगाहर्ट्ज़ को मैं थोड़ा इजी समझा लेता हूँ। अगर इन केस आप फ्यूचर में अपडेट कराने जाओगे तो आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, तो लैपटॉप में आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सेम मेगाहर्ट्ज़ का खरीदना। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ क्या है, 2600 के लगभग है। अगर मैं क्या करूँगा, 2400 का मेगाहर्ट्ज़ का लूँगा दोबारा जाके किसी भी दुकानदार से, तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ DDR4 का इस RAM में मैं समझ लेते हैं जनरेशन है, क्योंकि जो RAM होता है ये भी DDR4 DDR5 पर डिपेंड करता है। मैं किसी दुकान पे गया, मैंने बोला मुझे RAM अपग्रेड करना है, उसने बोला ठीक है मेरे पास DDR4 का ही RAM है, वो आपको लगा के दे देगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है कि आपका मेगाहर्ट्ज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 26 के ऊपर है, 2600 के लगभग में। तो अगर हम लोगों ने 2400 मेगाहर्ट्ज़ का दे दिया तो आपका पूरा लैपटॉप 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा। तो जब भी आप लेने जा रहे हो तो यानी सेम फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, यानी सेम मेगाहर्ट्ज़ पे होना चाहिए। तो 2600 बहुत इतना तेज़ नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो 3600 के लगभग भी आता है, 56,000 का भी आता है। तो डजंट मीन्स ओके 5600 मेगाहर्ट्ज़ का भी आता है। तो यहाँ पे 2600 का है, बट अब स्लॉट खाली है कि नहीं, तो वो आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर में जाएंगे एंड जैसे ओपन करेंगे परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि देखते हो यूज्ड 2 स्लॉट है, दोनों के दोनों स्लॉट यूज़ है, यानी कि 8 GB का RAM है तो यानी कि 4 GB का 2 धाला होगा। तो अगर मैं इन फ्यूचर में अपग्रेड करता हूँ तो मेरा एक स्लॉट का जो पैसा है वो वेस्ट ही जाने वाला है किसी भी हालत में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है CPU। एंड CPU में आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसमें क्लॉक स्पीड पे काफ़ी लोग फोकस करते हैं। बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है CPU। अब CPU को समझने से पहले आपको ये समझना है कि इंटेल और AMD 2 कंपनी है। अब इंटेल और AMD में आपको कौन सा लेना, i3 लेना है या Ryzen 3 लेना है या 5 लेना है या i5 लेना है।
तो इससे इम्पॉर्टेंट आपको ये भी चेक करना है कि आपके लास्ट लेटर क्या है, पहला चीज़। वैसे मैं कभी भी रिकमेंड करता हूँ H, X और P, यही चीज़ लेना। और यू भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। और पी तक जा सकते हो, परफॉर्मेंस के लिए होता है पी। और एच और एच जो होता है और एच एक्स जो होता है ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस के होते हैं। और अगर जी लिखा है तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आपको मिलने वाला है, या इसमें ग्राफिक का इस्तेमाल होगा। अब यू जो होता है ये मैं कभी किसी को नहीं करता, क्योंकि ये बैटरी लाइफ के लिए माना जाता है। और एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता कि आप एक लो डी ग्रेड वाला लैपटॉप लीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट है तो आपको भी क्या करना है, स्किल डेवलप करना है। इन केस ऑफ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए, कोडिंग सीखना चाहिए, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहिए, काफ़ी सारे स्किल्स हैं जिसके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है। आज आप एक 10,000 20,000 रुपये बचा रहे हो, बट लॉन्ग रन में ये 10-20 हज़ार आपका करोड़ों का नुकसान दिलाने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट में स्किल मैटर करता है। तो आपको एक चीज़ समझना जरूरी है, आज स्टूडेंट हो, आपका 20,000 का बजट है, इसलिए आप एक रिफर्निश लैपटॉप लेने जा रहे हो। तो यहाँ पे लोग कहाँ फंसेंगे, दुकानदार आपके कुछ सगे तो है नहीं। ये लोग आपको i5 का लैपटॉप दिखा देंगे, बोलेंगे अच्छा है, आपके लिए कामदार है, मतलब ये आपके लिए सेट हो जाएगा। बट आपको ये चीज़ समझना जरूरी है, i5 में जनरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 से 4 जनरेशन, 5 जनरेशन वाले आपको 20,000 में मिल जाएंगे, बट i3 के आपको 10 जनरेशन तक का भी 20,000 मिल जाता है। तो क्या लेना चाहिए, i3 का 10 जनरेशन। अगर i5 का 5 जनरेशन है, भगा दो उसको, लिस्ट से निकाल दो, वो नहीं लेना। जनरेशन इंपॉर्टेंट प्ले करता है, प्लस लास्ट लेटर और क्लॉक स्पीड। बाकी हम बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो CPU बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कैसे चेक करते हैं। तो CMD मैम जैसे ही प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, यानी ये आपको माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है, क्लॉक स्पीड ज़्यादा होना कम होना डजेंट मैटर। यहाँ पे आपका क्लॉक स्पीड का जो मीनिंग क्या है कि आप एक साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो। ज़्यादा क्लॉक स्पीड रहेगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आता है। तो इतना आसानी से समझा दिया, बट फिर भी डाउट कहाँ आ रहा होगा, क्योंकि आप 20,000 का बजट लेके जाओगे, i5 लेने जाओगे, i3 लेने जाओगे, तो जनरेशन काफ़ी लोग भूल जाते हैं। जनरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरेशन आपका लेटेस्ट से थोड़ा भी पीछे है तो चल जाता है, यानी 10 भी है चल जाएगा, 11 भी है, क्योंकि i3 में तो काफ़ी सारे जनरेशन 10 के ऊपर भी आ गए, 11-12 भी आ चुका है। तो जनरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। i3 i5 एक प्रोसेसर टाइप है, तो i3 का 10 जनरेशन i5 का 5th जनरेशन को बीट कर सकता है बहुत ईजीली। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, चेक कर लीजिए। यही चीज़ देख के खरीदने मत चले जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। 20,000 रुपये भी लगा रहे हो तो एक बड़ा रकम होता है किसी लोग के लिए। तो डू सम रिसर्च, बेसिक नॉलेज क्रैक कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके आसपास कोई ना कोई होगा जिसे पता है, कॉल कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको लेके जाइए खरीदने के लिए। ब्लंडली मत जाइएगा, क्योंकि लोग आपको लूट लेंगे। फिर घर पे आओगे 10-15 दिन में बैटरी ड्रेन हो रहा है, काम नहीं कर रहा, क्रोम काम नहीं कर रहा, ओपन कर रहे हो बंद हो जा रहा है। ऐसे एरर्स बहुत लोग को मिलने वाले हैं। तो बेटर है खरीदने से पहले कुछ अच्छी चीज़ों से जांच लीजिए। अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो 50 से 40 हज़ार के अंदर में आपको i3 के लेटेस्ट जनरेशन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे खासे सिस्टम के साथ।